अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसान हाशमी फ्राम एडेक्स ग्रुप एंड लाइव फ्राम कशकेश लिस्बन पुर्तगाल। समंदर आप देख सकते हैं। काफ़ी बोरिंग वीडियोस बनाने के बाद आज सोचा है कि थोड़ा सा सीन चेंज किया जाए, क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। तो आज का जो टॉपिक है वो जो हार्ड फेवरेट टॉपिक आजकल चल रहा है पूरे पुर्तगाल में, वो आर्टिकल 92 स्टूडेंट टीआरसी से रिलेटेड है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग उस पर वीडियोस बना रहे हैं, और जो एप्लीकेंट हैं या जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। तो जितने सवाल रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो इस पर होनी चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जी। आर्टिकल 92 स्टूडेंट टीआरसी पुर्तगाल के अंदर फाइल लॉक होने के बाद जो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अगर आप लीगली यूरोप के अंदर किसी भी जगह पे आते हैं तो आप टीआरसी लेना चाहते हैं, तो पुर्तगाल में सिर्फ स्टूडेंट टीआरसी का ही ऑप्शन बचा है। इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रा उस पर बात करते हैं। सबसे पहली जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो यही है कि लीगल एंट्री आपकी होनी चाहिए। अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो उस वैलिडिटी के अंदर अंदर आपको पुर्तगाल में एंटर होना है। उस एंट्री का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए। और बोर्डिंग पास होने के बाद आप पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं, तो बाद में बेशक आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता। आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल यहाँ का टैक्स नंबर बनवाना है, उसकी बेस पे आपको एडमिशन अप्लाई करना है। एडमिशन की अगर बात करें तो एडमिशन की रिक्वायरमेंट में सबसे पहले तो यहाँ का टैक्स नंबर आता है, पासपोर्ट है। कुछ इंस्टीट्यूट वीज़ाज़ मांगते हैं, कुछ वीज़ा नहीं मांगते, मैटर नहीं करता। लीगल एंट्री आपकी होनी चाहिए। कोर्सेज़ की अगर बात करें तो कोर्सेज़ इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लोग इस पे भी कंफ्यूज करते हैं कि जी कोर्सेज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं, हम टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस, हमें वेल्डिंग का एक्सपीरियंस है तो हमें वेल्डिंग का कोर्स दिलवा दें। तो वेल्डिंग का कोर्स हम आपको दिलवा नहीं पाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 92 या स्टूडेंट टीआरसी के अंदर जो कोर्सेज़ अवेलेबल हैं वो टेक्निकल कोर्सेज़ बड़े लिमिटेड से हैं, जो कि इंग्लिश में करवाए जाते हैं। यहाँ पे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जी हम लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं, तो लैंग्वेज कोर्स एलिजिबल नहीं है। लैंग्वेज कोर्स में दाखिला लेके आप आर्टिकल 92 में स्टूडेंट टीआरसी नहीं ले सकते। आपको ऐसा टेक्निकल कोर्स लेना है जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 साल या इससे ज़ायद हो। यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है कि जी पुर्तगाल के अंदर जितने भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, सबके पास एक ही कोर्स की लिस्ट अवेलेबल है। आप जिससे भी बात करेंगे उसके पास एक ही तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, हॉस्पिटैलिटी, क्रूज़ मैनेजमेंट, क्योंकि वो एक ही इंस्टीट्यूट करवा रहा है, बाकी किसी के पास कोई दूसरा इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है। एडेक्स ग्रुप पुर्तगाल को ये एजाज़ हासिल है कि हम लोग वायद वो लोग हैं, वायद वो कंपनी है जो कि ब्रिटिश काउंसिल ट्रेंड एजुकेशन एजेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो हम स्टूडेंट रिक्रूटमेंट करते हैं यूके के लिए, उसके लिए हमें ये सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। वो सर्टिफिकेशन हमारी यहाँ भी वैलिड है। तो एजुकेशन की अगर बात करें तो वी आर द ओनली सर्टिफाइड एजेंट इन लिस्बन इन पुर्तगाल जो इस कोर्स के लिए काम कर रहा है। सेकेंडली, एजुकेशन की बात करें तो इसका एक वास्ट एक्सपीरियंस हम रखते हैं। स्टूडेंट के प्रोफाइल को देख के उसको कहाँ पे एडजस्ट करना है, उसको कौन सा कोर्स सूटेबल है, इसकी एडवाइस बिल्कुल हम आपको प्रोफेशनल वे में दे सकते हैं। कोर्सेज़ की बात कर रहे थे तो हमारे पास इसके अलावा भी कोर्सेज मौजूद हैं, जिसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, जिसमें डाटा एनालिटिक्स है। ये कोर्स आपको पुर्तगाल में कोई बंदा ऑफर नहीं करेगा, ये कोर्स सिर्फ हमारे पास है। कुछ दिन पहले हमने कैंपस का टूर किया था, और वो कैंपस की ओपनिंग पे सिर्फ हम ही इन्वाइटेड थे एज ए कंपनी, और इसके अलावा बाकी तो ब्राज़ीलियन कम्युनिटी थी। और इंग्लिश के कोर्सेज़ बेसिकली हमारी ही रिक्वेस्ट पे उन्होंने स्टार्ट किए हैं उस इंस्टीट्यूट ने, और हमने उनको मेक श्योर किया कि जी बिल्कुल हमारे पास स्टूडेंट हैं, हम आपको स्टूडेंट देंगे। तो वो बिल्कुल हम ऑफिशियली उस कॉलेज को ऑथराइज एजेंट हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो वाले कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हम उसमें आपको बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं। फिर सवाल आता है कि हमें किस लेवल की एजुकेशन चाहिए। हमने तो मैट्रिक किया हुआ है, हमने तो शायद मैट्रिक भी पूरा नहीं किया, तो हम कर सकते हैं। तो पुर्तगाल के अंदर टेक्निकल कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने मैट्रिक कर रखा है, या आपने एफएससी कर रखा है, या नहीं भी कर रखा, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई प्रायर लर्निंग नहीं चाहिए, कोई लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है कि जी एज की क्या रिक्वायरमेंट, तो एज की भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 40 ईयर्स के हैं, 45 ईयर्स के हैं, कोई भी एज है, तो यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए किसी किस्म का कोई एज बार नहीं है। रिक्वायरमेंट मेन बताइए कि आपको लीगल एंट्री चाहिए, उसके बाद आपने पुर्तगाल के अंदर अपना प्रोसेस शुरू कर लेना है इस कोर्स के लिए, इस प्रोसेस के लिए। और कोर्सेज़ की मैंने एक शॉर्ट सी लिस्ट आपको बता दी है कि ये जो कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे लोग कहते मिलेंगे कि जी इसके लिए कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है और आपको कुछ लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। ये कोर्सेज़ फ्लेक्सिबल बनाए गए हैं, और ये कोर्सेज़ उन लोगों के लिए बेसिकली डिज़ाइन किए गए हैं जो पुर्तगाल के अंदर कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, और अपनी जॉब के साथ साथ वो अपना स्किल इन्हांस करना चाहते हैं। तो इसके लिए इसका जो स्टडी का शेड्यूल है वो बड़ा फ्लेक्सिबल रखा जाता है, और वो हाइब्रिड सिस्टम होता है। हाइब्रिड का ये मतलब हुआ कि आपके कुछ कोर्सेज़ ऑनलाइन होते हैं और कुछ ऑन कैंपस रखे जाते हैं। यहाँ पे ये सवाल निकलता है कि क्या हम 100% ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन जी कॉलेज ये कहता है कि जी आप हमारे कैंपस में भी आएँ, लेकिन अगर आपकी कोई जॉब है या कोई ऐसी आपकी एक्टिविटी है, आप कैंपस नहीं आ सकते, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी क्लास को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने दिन आप
ऑनलाइन क्लास लेंगे और किस दिन आप कैंपस में आ सकते हैं, क्योंकि कैंपस की शक्ल देखना, कैंपस में जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इमिग्रेशन आपको ये कहती है कि अगर आप 100% कोर्स ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं रेजिडेंसी की, आप अपने होम कंट्री जाएँ, वहाँ से कोर्स पढ़ते रहें। तो ये भी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ टाइम आपको कैंपस में जाना है, ताकि जो रिक्वायरमेंट इमिग्रेशन की है वो पूरी कर सकें आप। फिर सवाल आता है कि जी अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी। तो पुर्तगाल के अंदर किसी की भी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट ओपन नहीं है। अपॉइंटमेंट लेने का एक ही तरीका है कि कोर्ट केस के थ्रू किया जाता है। लेकिन इसके साथ ये सवाल है कि जी हम कोर्स शुरू कर लेते हैं और अपॉइंटमेंट हमारी 6 महीने आगे चलेगी तो फिर क्या होगा। ये बड़ा वैलिड और बहुत ही टेक्निकल सवाल है। आपको बेसिकली कोर्स स्टार्ट ही उस डेट पे करना है जब आप अपॉइंटमेंट के करीब पहुंच सकें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी चल रहा है अप्रैल, आप अप्रैल में कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं और आप मई में जाके अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, आप कोर्ट केस करते हैं, कोर्ट केस आपके 2-3 महीने और ले जाता है। जब कोर्ट केस का फैसला आता है और उस फैसले में लिखा होता है कि जी इनको डेट दी जाए, आइमा 2 महीने और ले जाती है। करते करते कोर्स स्टार्टिंग से लेके और आपकी बायोमेट्रिक तक अगर 8 महीने गुजर चुके हैं तो आइमा आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि अब तो आपका टाइम ही थोड़ा सा रह गया। तो इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है। अब ये वो टेक्निकल पॉइंट है जो आपको कोई भी बंदा बता नहीं सकेगा जिसने आज तक ये काम कर नहीं रखा। और पुर्तगाल का तो ये ट्रेंड है कि जो काम यहाँ पे किसी बंदे ने किया नहीं है, किसी एजेंट ने, किसी कंसल्टेंट ने किया नहीं है, वो कहता है कि ये काम होता ही नहीं है। जब फ्यूचर में उसको लोग बताते हैं कि ये काम हो रहा है तो फिर कहता है हाँ हाँ जी हम भी कर सकते हैं ऐसा। तो ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि कौन एजुकेशन कंसल्टेंट है, कौन एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, किसको इसका पूरा नॉलेज है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप किसी ऐसे बंदे के हाथे ना चढ़ जाएं जो आपके ऊपर तजर्बे कर रहा हो, जिसको एक्सपीरियंस है उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए आप अपना प्रोसेस कर सकें। काफ़ी सारे स्टूडेंट करते ही हैं कि उनके घर में कोई लड़का है। अब ये रिसेंटली केस हुआ कि एक स्टूडेंट का हमने एडमिशन कराया, उसका हम प्रोसेस करें, उनके घर में कोई दूसरा लड़का रहता था, उसने कॉलेज का नाम पूछ के एडमिशन तो करा लिया, लेकिन जब बायोमेट्रिक पे गया तो बायोमेट्रिक रिजेक्ट हो गए। किस वजह से? कि उसके पास मीन्स ऑफ सब्सटेंस नहीं थे। अब मीन्स ऑफ सब्सटेंस का इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं था, क्योंकि वो अपने तय करने की कोशिश कर रहा था। ज़ाहिर उसका भी कोई वैलिड पॉइंट होगा, उसके पास ऐसे पैसे नहीं होंगे कि वो किसी कंसल्टेंट को दे सके या लायर को हायर कर सके, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान आपका ज़्यादा हो जाता है, आगे चल के आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी है कि आप अगर स्टूडेंट ईएससी के लिए अप्लाई करें तो बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हैं, सिर्फ एडमिशन होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास कोई ना कोई एक्टिविटी हो। आपने दिखाना है कि आप पुर्तगाल में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, या तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो इतने पैसों की, या आप यहाँ पे कोई काम कर रहे हो। तो इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे से मिल सकती है। आप दिए गए कॉन्टैक्ट पे अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको इससे रिलेटेड पॉइंट 1 से लेके पॉइंट एंड तक रेजिडेंसी कार्ड लेने तक के जितने स्टेप हैं वो सारे हम आपको बताएंगे और गाइड करेंगे। इंशाल्लाह सक्सेसफुली आप ये टीआरसी बिल्कुल ले सकते हैं। कोई भी मजीद क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।